कुंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार संघ जो है अपने कामों के जरिए अपने तंत्र का फैलाव करता है और इस उद्देश्य में किस तरह वो अपने काम को सरल बनाते हुए पूरे देश को क्षेत्रों और प्रांतों में डिवाइड करता है। और उसके बाद जो उसके प्रचारक हैं वो किस तरह 3 स्तरों पर काम करते हैं, जिसे त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है। उसके साथ ही हमने जाना कि दलित और आदिवासी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर संघ काफी चिंताग्रस्त रहा है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 10, हर जगह मौजूद है संघ। जानते हैं कैसे। संघ की 1 घंटे लगने वाली शाखा का मकसद तो सिर्फ व्यक्ति निर्माण है, लेकिन समाज जीवन के विभिन्न अंग प्रत्यंग को सजग और तत्पर करने के लिए विविध क्षेत्रों में नानाधिक संगठनों की आवश्यकता महसूस की गई है तथा यहीं से संघ का विस्तार प्रारंभ हुआ है। तो इसे अब आप जाति के विनाश के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं कि जातियों का जो तंत्र फैला है भारत में वो कोई एक दिन की बात नहीं है या महज कोई ऐसी घटना नहीं है कि भूकंप आया और सब कुछ उलट पलट हो गया। धीरे धीरे किया गया प्रयास है लंबा, तो इसके लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। इसे संघ परिवार के बनने और बढ़ने के रूप में भी देखा जा सकता है। सबसे पहले 1936 में महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया गया जिसकी बागडोर श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्हें मौसी जी कहा जाता है, को सौंपी गई। तो यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर उल्लेख उसका करना चाहूंगी कि जाति के विनाश के बाद का ये समय है और उस वक्त गांधी ने जब अंबेडकर के जाति के विनाश को लेकर अपना वक्तव्य दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत अच्छी है, लेकिन बल्कि इसलिए कि इसका विरोध किया जा सके और जो रूढ़िवादी लोग हैं इसको पढ़कर लाभान्वित होंगे। तो कोड डिकोड इसको कहते हैं, उन्होंने दबे शब्दों में बात बता दी थी। और महिला विंग का बनाया जाना संघ में सेपरेट तौर पर ये दर्शाता है कि लोग जो हैं वो कितना डर गए होंगे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, कि उन्हें ऐसा लगा होगा कि औरतें जो हैं स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी को समझ रही हैं और कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी किसी चीज को लेकर, ये वो जान रही हैं। और जाति का विनाश पढ़ने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि औरतों के ऊपर से उनका नियंत्रण ही खत्म हो जाए, इसीलिए शायद इंटेंशनली ये शाखा महिला विंग जो है वो बनाया गया होगा। उसके जरिए राष्ट्र सेविका समिति का गठन किया गया है, क्योंकि औरतें संघ की शाखा में प्रवेश नहीं पा सकती थी, इसलिए उनके लिए अलग इकाई गठित की गई। मैंने जब कभी पहली बार राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में पढ़ा तब मेरे मन में विचार उठा कि इसके नाम में स्वयं सेविका के बजाय सिर्फ सेविका क्यों है। और ये वही सवाल है जो अभी लेटेस्ट वीडियो जो है शमसुल इस्लाम जी की, उन्होंने भी यही सवाल उठाया था। कई संघ के वरिष्ठों से जानने की कोशिश भी की, किंतु संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। फिर खुद ही समझा कि पुरुष तो स्वयंसेवक होते ही हैं, पर महिलाएं सिर्फ सेविकाएं ही हो सकती हैं, इसीलिए यही नामकरण उपयुक्त रहा होगा। वैसे भी संघ के बड़े अधिकारियों का मानना यही है कि डॉक्टर हेडगेवार ने महिलाओं को संघ में आने की इजाजत नहीं देकर अच्छा ही किया, वरना यह संगठन अभी तक नष्ट हो जाता। इसको दूर रखना अच्छी रणनीति रही है। तो कितने महिला विरोधी विचार हैं इन लोगों के। स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आधी आबादी जो औरतें हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यदि उनकी भागीदारी नहीं होती स्वतंत्रता आंदोलन में तो शायद इस स्वतंत्रता को या तो कभी पाया ही नहीं जा सकता था या अभी ना जाने कितने और साल लगते इसको पाने में। न केवल औरतें अलग रहीं बल्कि श्रमिक, दलित, आदिवासी, किसान, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, चित्रकार, इन सबको भी अलग अलग संगठन बनाकर उसमें खपाया गया है। तो कितने स्तर पर ये लोग काम कर रहे हैं और जो चुनिंदा मुट्ठी भर लोग इनसे लड़ रहे हैं इस ताकत से, फांसीवादी, सोचिए उनका काम कितना कठिन है और कितने तलवार की धार पर वे चलते होंगे दिन रात। खपाया गया ताकि संघ का मूल स्वरूप इससे प्रभावित ना हो। व्यक्ति निर्माण के कारखाने में किसी प्रकार का फर्क नहीं आए, यह फैक्ट्री निरंतर जारी रहे। तो हर एक को एक एक करके जोड़ने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत करी है। 1948 में विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP
का गठन किया गया जो विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक विद्यार्थियों को एकत्र कर सके और संघ राजनीति में दखल दे सके। ये संगठन बाद में एक राजनीतिक दल का हरावल दस्ता बन गया, मगर आज भी उसकी प्राथमिक जवाबदेही संघ के प्रति ही है और ये संघ विचार परिवार का महत्वपूर्ण अंग है। तो विश्वविद्यालयों को भी इन्होंने कितना अपनी विचारधारा का घोर अड्डा बना दिया है। ये तो मणिकर्णिका में भी हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है इसके ऊपर। पूरा सेकंड और थर्ड चैप्टर तुलसीराम जी ने इसी के ऊपर लिखा है। घने वनों में सेवा कार्य कर रहे ईसाई मिशनरीज से मुकाबला करना तथा आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम स्थापित किया गया। जंगल में रह रहे इन बंधुओं को गिरिजन और वनवासी नाम दिया गया। कालांतर में गिरिजन और हरिजन शब्दों पर रोक के चलते संघ में भी इन शब्दों का व्यवहार से बाहर कर दिया गया। दुर्गम वन प्रांतर में बसे साधनहीन वन बंधुओं की सेवा के लिए बाला साहब देशपांडे के कंधों पर वनवासी कल्याण श्रम की जिम्मेदारी आई। इस तरह से उन्हें ही संस्थापक माना जाता है। संघ में गांधी हत्या का अभियोग लगाए जाने के पश्चात लगे प्रतिबंध के दौरान एक कमी बहुत ही शिद्दत से महसूस की गई, वह थी राजनीतिक समर्थन का नहीं होना। तो राजनीति में भी आना कितना जरूरी है, लेकिन कितना प्लान तरीके से सेपरेट होकर ये लोग काम करते हैं। प्रचारक अलग काम करेंगे, वो राजनीति में नहीं जाएंगे, और जो राजनीति में है वो प्रचार भी करेंगे और राजनीति भी करेंगे, लेकिन उनके प्रचार का लेवल अलग होगा। वह थी राजनीतिक समर्थन का न होना। गांधी जी की मौत के लिए संघ को सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार ठहरा रही थी। संघ राजनीतिक दलों के लिए पूर्णतः अस्पृश्य बन चुका था। तो चलिए, जिंदगी में कभी तो इस संघियों ने अस्पृश्यता का दंश महसूस किया। तब संघ के द्वितीय सर संचालक गुरु गोलवलकर ने विचार किया कि संघ का अपना एक राजनीतिक दल होना चाहिए। ये उधेड़बुन थी ही कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर संघ में एक राजनीतिक पार्टी के निर्माण में सहयोग मांग लिया। गुरुजी तो इसी इंतजार में थे, सो उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। कुछ और भी संघनिष्ठ लोग तथा स्वयं सेवक थे जो राजनीतिक दखल के पक्ष में थे। उन सब ने विचार विमर्श के पश्चात गुरुजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम करने भेज दिया। सन 1951 में विधिवत भारतीय जनसंघ नाम का एक राजनीतिक दल अस्तित्व में आ गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय बने। 1953 में मुखर्जी के निधन के बाद यह दल पूरी तरह से संघ के हाथों में आ गया, जिसे स्वयं सेवकों ने संभाल लिया। 1967 में जनसंघ ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन सरकारों में अपनी भागीदारी निभाई। 1975 में आपातकाल के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर किए आंदोलन में जनसंघ भी शरीक रही और बाद में स्वयं को जनता पार्टी में विलीन कर दिया। सरकार भी बनी पर वह ज्यादा चली नहीं। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, जिसके कभी 2 सांसद हुआ करते थे और आज प्रचुर मात्रा में है। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसे स्वयं सेवक प्रचारक प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। तो कौन कहां किस विचारधारा का पोषक है और किसका प्रचार प्रसार के लिए बिठाया गया मोहरा है, ये इस बात से पता चलता है। और ज्यादा आपको इमरजेंसी का दौर जानना हो तो आप मणिकर्णिका के वो सारे एपिसोड सुन सकते हैं जिसमें इमरजेंसी के दौर को डिस्कस किया गया था। ये संघ की लंबी योजना का परिणाम है। भले ही संघ ने बार बार सार्वजनिक रूप से कहा कि संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मगर जनसंघ से लेकर भाजपा तक संघ ने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर अपने समविचारी राजनीतिक दल को सींचने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। इसी का प्रतिफल है कि आज केंद्र में संघ विचार परिवार की सत्ता बन पाई है। तो आपने अक्सर रतन जी को भी कहते हुए सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी को गद्दी पर बिठाने के लिए संघ ने 90 साल जी तोड़ मेहनत करी है। राजनीति में हस्तक्षेप के बाद संघ के वरिष्ठ प्रचारक दंतोपंत ठेंगड़ी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों पर वामपंथी प्रभाव को समाप्त करना था, क्योंकि
देशी व्यापारी बड़ी संख्या में संघ में के स्वयं सेवक थे। ऐसे में उनके उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूरों को उनके हित में समूहबद्ध करना आवश्यक था, इसलिए मजदूर संगठन की जरूरत महसूस की जा रही थी। भारतीय मजदूर संघ का नारा था, देश के हित में काम करेंगे, काम का लेंगे पूरा दाम। इस तरह संघ के प्रचारक और अर्थशास्त्री दंतोपंत ठेंगड़ी के जरिए भारतीय मजदूर संघ तथा भारतीय किसान संघ स्थापित हुए। तो कहां कहां कैसे कैसे इन्होंने अपना प्रचार प्रसार और फैलाव किया पूरे तंत्र का, ये काबिले तारीफ है मैं तो कहूंगी। आप इसके विरोध में जा सकते हैं, विचारधारा से असहमत हो सकते हैं इनकी, लेकिन इनके काम काज के तरीकों से आप मतलब कायल हुए बिना नहीं रह सकते। इसके पहले ही सरस्वती शिशु मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी। गोरखपुर से चले सरस्वती शिशु मंदिर ने 1977 में आकर विद्या भारती का रूप ग्रहण किया। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती का नेटवर्क बहुत ही जबरदस्त तरीके से फैल गया। आज शायद ही कोई ऐसा ताल्लुक का देश में होगा जहां पर संघ का स्कूल न हो। एक मोटे अनुमान के मुताबिक आज 1.5 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं तथा 35 लाख बच्चे संघ के स्कूलों में अध्ययनरत हैं। प्रत्येक दिन लगने वाली शाखा के बाद आदर्श विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर संघ परिवार की सबसे बड़ी ताकत हैं। ये विचारधारा के अड्डे तैयार किए जा रहे हैं, संघी विचारधारा के। ऑफ कोर्स संपन्न लोग जो शाखा में नहीं आ सकते हैं मगर अपने संसाधन जनहित में लगा सकते हैं, उनके लिए भारत विकास परिषद गठित की गई है। धर्म प्राण लोगों के लिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद की संस्थापना हुई। तो किस तरीके से संघ काम करता है और उससे जुड़े विचारधारा के लोग काम करते हैं, जो सीधे तौर पर सामने नहीं आ सकते, वो पर्दे के पीछे से रहकर काम करते हैं। और हमारे बहुजन समाज के SC ST OBC वर्ग के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सामने से काम नहीं कर सकते, लेकिन वो पर्दे के पीछे से भी काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने आप को इस समाज का हिस्सा ही समझना नहीं चाहते। उनकी ज्यादा कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से उनकी जाति का खुलासा ना हो जाए। तो ये सब जो है चीजें सीखने की हैं इनसे। नए नए संगठनों के निर्माण का सिलसिला आज भी जारी है। अब तक अखिल भारतीय साहित्य परिषद, दीनदयाल शोध संस्थान, इतिहास पुनर्लेखन समिति, संस्कार भारती, सरकार भारती, भारतीय शिक्षण मंडल, संस्कृत भारती, प्रज्ञा प्रवाह, समरसता मंच, राष्ट्रीय सिख संगत, धर्म जागरण प्रभार, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती, हिंदू सेवा प्रतिष्ठान, भारतीय कुष्ठ निवारण संघ, विवेकानंद मंडल, मेडिकल मिशन। तो एक कुष्ठ निवारण संघ भी जरूर मदर टेरेसा के खिलाफ खड़ा किया गया होगा। नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन, कुटुंब प्रबोधन, विज्ञान भारती, व्यापार भारती, लघु उद्योग भारती, गौवंश संरक्षण संवर्धन प्रकल्प, विश्व संवाद केंद्र, पूर्व सैनिक परिषद, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, आरोग्य भारती, हिंदू स्वयं सेवक संघ, सनातन धर्म स्वयं सेवक संघ, हिंदू सेवा संगम, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, प्राचीन संस्कृति अध्ययन केंद्र जैसे करीब 125 संगठन कार्यरत हैं। अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जंग ने कई प्रकाशन संस्थान भी खोले हैं, जिनमें भारत प्रकाशन, सुरुचि प्रकाशन, लोकहित प्रकाशन, ज्ञान गंगा प्रकाशन, अर्चना प्रकाशन, भारतीय विचार साधना, कल्पतरु, श्री भारती प्रकाशन, अपना साहित्य साधन पुस्तक प्रकाशन, साहित्य निकेतन, जागरण प्रकाशन, राष्ट्रोत्थान साहित्य, हिंदुस्तान समाचार, स्वदेश, मदरलैंड, ऑर्गेनाइजर, पांचजन्य तथा राष्ट्र धर्म जैसे प्रकाशन संस्थान प्रमुखता से स्थापित किए गए हैं। ये तो प्रमुख हैं, बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, और जो छोटे मोटे होंगे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसके अलावा हर जिले में संघ विभिन्न नामों से सामाजिक संस्थाओं का संचालन करता है। आज निर्विवाद रूप से यह स्वीकारा जा सकता है कि संघ बिना रजिस्टर्ड हुए ही विश्व का सबसे बड़ा NGO है। संघ विचार परिवार को सबसे अधिक वित्तीय सहायता भी विश्व भर से ही मिलती है। हालांकि संघ अपने को कभी भी महज एक NGO के रूप में नहीं मानता और ना ही डायरेक्ट फंडिंग लेता है, मगर संघ से जुड़े हजारों NGO और संस्था संगठन आज भिन्न भिन्न रूपों में सक्रिय हैं तथा वे विदेशों से जमकर पैसा ले रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता
भक्ति की आड़ में सब चलता है। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। एपिसोड थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसे पूरा सुन रहे होंगे और इसके जरिए नई नई जानकारी जो सामने आ रही है संघ के प्रचार प्रसार की, वो आप तक पहुंचाने का जो जिम्मा हमने उठाया है उसमें आप भी सहयोग कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अम्बेडकर नामा का सहयोग करें। धन्यवाद।